Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Life in Temperate Regions. And what we will study in this chapter about the prairies and the wealth. Now, the temperate grasslands are regions where the dominant vegetation consists of grasses and sometimes shrubs. They are found in the middle latitudes in region with the semi-arid continental climate. A characteristic feature of grasslands is the relative absence of trees. Grasslands क्या होती हैं बच्चे? जहाँ से आपको दूर ही दूर तक सिर्फ ग्रास ही ग्रास दिखाई देता है. जो ग्रासेस दिखेंगे आपको, कुछ जगह आपको श्रब दिखाई देंगे, लेकिन वहाँ पर ट्रीज नहीं होंगे. कुछ ट्री आपको दिखाई देंगे, ठीक है, किसी किसी जगह पर जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे. तो क्लाइमेट एंड सोइल आर बिलीव्ड टू हैव लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज ग्रासलैंड्स. Some scientists claim that it is the result of human activities such as large-scale deforestation for cultivation. Here we will study two temperate grasslands of the world, the prairies and the veldt. कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि यहाँ पर कई बार जंगल भी होते होंगे, लेकिन ग्रासलैंड क्यों है? शायद जो पॉपुलेशन है, लोग जो हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन एक्टिविटी है, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीज़ों को, फॉरेस्ट वगैरह को कन्वर्ट करके ग्रासलैंड में चेंज कर लिया है. नाउ इस चैप्टर में हम रीड करेंगे वर्ल्ड की दो टेम्परेट ग्रासलैंड, दैट इज द प्रेरी एंड द वेल्थ. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेरीज. प्रेरी जो वर्ड है, ये लैटिन वर्ड प्रेरिया के नाम से लिया गया है, जिसका मतलब है मिड्डो. मिड्डो मीन्स ग्रासलैंड. इट इज़ अ रीजन ऑफ फ्लैट, जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड. Mostly the areas are treeless, but near the low-lying plains, flanking river valleys, trees can be found. Tall grass up to 2 meter high dominates the landscape, और जिसको क्या कहते हैं? Elephant grass. Okay, now let us discuss about the climate of the prairies. Climate कैसा होता है? The climate is of continental type with extreme temperatures. कैसा climate होता है prairies का? Continental type of climate with extreme temperatures. The summers are warm with temperature for around 20 degrees Celsius, while in winters around minus 20 degrees Celsius has been recorded. एक्सट्रीम का मतलब होता है जब गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है. तो समर में जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस और विंटर्स में जो टेम्परेचर है वो माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जाता है. इन विंटर्स अ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर्स दिस रीजन. और विंटर में यहाँ पर क्या होती है? स्नोफॉल होती है, जिससे सारा एरिया जो है स्नो से ढक जाता है. एनुअल रेनफॉल इज सपोज टू बी मॉडरेट एंड इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास. यहाँ पर जो रेनफॉल है वो कैसी है? मॉडरेट है. ठीक है, मॉडरेट मीन्स ना ज़्यादा ना कम. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ग्रास ग्रो करना बहुत ईजी होता है. एज देयर इज ऑफ नॉर्थ साउथ बैरियर अ लोकल विंड चिनूक ब्लोज हेयर. और यहाँ पर एक लोकल विंड चलती है जिसको चिनूक नाम दिया गया है. It blows in winter and thus raises the temperature for a short time. The increase in temperature results in the melting of snow, making pastures land available for grazing animals. Now next is flora and fauna. Because of the low rainfall, trees are scarce in the prairies. रेनफॉल जो है वो मॉडरेट होती है, लो होती है. यहाँ पर ट्रीज जो हैं, इसीलिए प्रेरीज में ज़्यादा आपको ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे. टॉल ग्रासेस आर फाउंड इन द मोर ह्यूमिड ईस्टर्न रीजन्स. जहाँ पर मोस्टली जो ह्यूमिड एरिया है, ठीक है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी के कारण रेनफॉल होती है, वहाँ पर आपको बड़े बड़े ग्रासेस मिलेंगे. एंड वाइल शॉर्ट ग्रासेस ग्रोन इन द ड्रायर वेस्टर्न पार्ट. और वेस्टर्न पार्ट में आपको क्या मिलेंगे? शॉर्ट ग्रासेस. Trees like willows, alders and poplars are found on mountain slopes and in river valleys where there is enough water to support their growth. Much of the original grassland have now been converted into farmlands for growing crops or rearing animals. ज़्यादातर जो ओरिजिनल ग्रासलैंड थी, अब उसको कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर दिया है? फार्मलैंड्स में. ठीक है, फार्मलैंड्स यानी कि खेती करते हैं फॉर ग्रोइंग क्रॉप एंड रियरिंग एनिमल्स. Coyotes, rabbits, prairie dogs, that is growing rodents of the squirrel family, and rattlesnakes, larks and hawks are found in the prairies. Insects, especially grasshoppers and flies, are abundant. Hunting has reduced the number of American bison which were once abundant in the prairies. एक टाइम में बाइसन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमेरिकन बाइसन आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन हंटिंग के कारण अब ये बहुत कम रह गए हैं. Now next is people.
इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली एडवांस्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर जो सारी फार्मिंग है वो सारी मॉडर्न तरीके से मशीन्स के थ्रू की जाती है. द फार्मर्स हैव ह्यूज स्ट्रेचेस ऑफ लैंड अप टू 1000 एकर्स. जो फार्मर्स हैं उनके पास बड़ी बड़ी फार्म लैंड होते हैं. दे लिव ऑन द फार्म्स, उनकी और उनकी पूरी फैमिली जो है वो फार्म्स में रहती है. फार्मिंग इज कमर्शियल इन नेचर, और फार्मिंग कैसी होती है, कमर्शियल होती है, यानी खुद के लिए भी, ठीक है, उसके अलावा मोस्टली जो है कमर्शियल यानी सेल करने के लिए ग्रो की जाती है, एक्सपोर्ट करने के लिए. Hence, most of the produce is sold. Farms are usually large. Machines are widely used in farm operations. One such machine is combine, which can reap crops as well as thresh grain. और यहाँ पर मोस्टली सारा काम जो है मशीनों से होता है फार्मिंग का. एक मशीन है जिसको कंबाइन कहते हैं, जिससे जो पकी हुई फसल है उसको काटते हैं और उससे थ्रेशिंग भी करते हैं. द प्रेरीज प्रोड्यूस अ ह्यूज सरप्लस ऑफ व्हीट विच इज एक्सपोर्टेड. और यहाँ पर इतना ज़्यादा व्हीट ग्रो होता है कि उसको एक्सपोर्ट भी अदर कंट्रीज में किया जाता है. हेंस दिस रीजन इज ऑफन कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड. बिसाइड्स व्हीट एंड कॉर्न, बार्ले, ओट, सोयाबीन, potatoes, flax and oil seeds are grown. Cotton is grown where irrigation facilities are available. जहाँ पर irrigation easily available होती है वहाँ पर cotton भी grow किया जाता है. Around the cities, farmers often grow vegetables for the local markets. This is known as market gardening. और कई जगह पर जो फार्मर हैं वो क्या करते हैं, वेजिटेबल ग्रो करते हैं लोकल मार्केट्स के लिए, जिसको मार्केट गार्डनिंग भी कहा जाता है. और एक यहाँ पर टर्म थी, दैट इज द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड, कि प्रेरीज को ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा व्हीट प्रोड्यूस होता है कि उसको बाकी कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया जाता है. इसीलिए प्रेरीज को द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड या फिर व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. In Canada, wheat is normally sown in the spring and is ready within 100 days. Due to melting of ice in the spring, much needed moisture is available. Most of the Canadian wheat called the spring wheat is for export purpose. और कनाडा में जितना भी wheat grow होता है mostly जो है वो export के लिए grow किया जाता है. USA has a better variety of wheat known as winter wheat. USA में जो wheat है उसको winter wheat कहा जाता है, ठीक है, southern part of the prairies में grow किया जाता है. In the drier western part of the prairies, both in Canada and USA, cattle rearing is quite common. There are large cattle farms known as ranches where cattle are reared and looked after by farmlands called cowboys and from place to place mounted on horseback. और यहाँ पर बड़े बड़े रेंचेस बने होते हैं, ठीक है. रेंचेस क्या होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं जो एनिमल रियरिंग के लिए, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पार्ट जो है एनिमल रियरिंग के लिए वो खुले छोड़ दिए जाते हैं, जहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, एनिमल रियरिंग करते हैं. और एनिमल्स को देखभाल करने के लिए वहाँ पर काउ बॉयज़ होते हैं जो वहाँ पर घूमते रहते हैं और उनकी देखभाल करते हैं. नाउ डू यू नो, बिफोर द यूरोपियंस माइग्रेटेड to the prairies and settled down, the original inhabitants of this region were the American Indians. Now next is the veld. नेक्स्ट ग्रासलैंड की हम बात कर रहे हैं, द वेल्ड. दिस इज द पिक्चर ऑफ द वेल्ड्स ग्रासलैंड. वेल्ड्स आर रोलिंग प्लेट्यूज विद varying heights ranging from 600 meter to 1100 meter. It is covered by the Drakensberg mountains on the east. On the northeastern part, high velds are located that attain a height of more than 1600 meters in some areas. तो वेल्ड क्या है, ये एक टाइप ऑफ प्लेट्यू है जहाँ पर आपको ग्रासलैंड यानी ग्रास के लिए कल्टीवेशन की जाती है, ग्रास की कल्टीवेशन की जाती है. नेक्स्ट इज लोकेशन. The temperate grasslands of South Africa are called the veld. यानी जो साउथ अफ्रीका की टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उनको वेल्ड के नाम से जाना जाता है. उसका वेल्ड का मतलब होता है फील्ड इन डच. द वेल्ड लाइज इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 25 डिग्री साउथ एंड 37 डिग्री साउथ and these rolling pastures stretch over a vast plateau situated 600 to 1100 meter above mean sea level. The veld is flanked by the Drakensberg mountain in the east and the Kalahari desert in the west. It is drained by the Orange and Limpopo rivers. कौन सी दो रिवर यहाँ पर हैं? That is Orange and Limpopo. Now it covers extensive parts of South Africa. Next is climate. The veld is closer to the sea than the prairies of North America. अब वेल्ड जो है ये सी के पास है, so the climate here is more
मोर मॉडरेट देन दैट ऑफ द प्रेरीज, यानी प्रेरीज से अगर कंपेयर करें तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट जो है वो काफ़ी मॉडरेट है. समर्स आर शॉर्ट एंड वार्म एंड विंटर्स आर लॉन्ग एंड कूल. समर्स जो हैं वो शॉर्ट होती हैं और गर्म होती हैं, और विंटर्स जो हैं दैट आर लॉन्ग एंड कूल. The climates get cooler as the elevation of the land increases. जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं क्लाइमेट कूल हो जाता है. रेनफॉल इज जनरली लो इन द वेल्ट, रेनफॉल कम होती है. इट डिक्रीजेज एज वन मूव्स फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट बिकॉज द रेन बियरिंग विंड्स फ्रॉम द इंडियन ओशियन बिकम ड्रायर एज दे मूव फर्दर इनलैंड. और जैसे जैसे रेनफॉल जो है, जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे कम होती जाती है. क्यों? क्योंकि जो रेन बियरिंग विंड्स हैं जो इंडियन ओशियन से चलती हैं वो सूख जाती हैं जैसे जैसे हम इससे वेस्ट की तरफ मूव करने लगते हैं. Most of the rainfall takes place in summer. Droughts are common in the world. और ज़्यादातर जो रेनफॉल है वो कब होती है? समर में होती है, और समर बहुत शॉर्ट होती है. ठीक है, तो उसी टाइम में बारिश होती है, इसीलिए यहाँ पर ड्रोट आना, ड्रोट क्या है? सूखा आना, सूखा पड़ना बहुत कॉमन है. Now do you know? Before the advent of the European settlers, the wild grasslands were inhabited by the Hottentots एंड अफ्रीकन ट्राइब. यानी कि यूरोपियन सेटलर के आने से पहले यहाँ पर वेल्ड जो ग्रासलैंड है यहाँ पर कौन रहते थे? अफ्रीकन ट्राइब रहती थी. नेक्स्ट इज फ्लोरा एंड फोना. द हॉटेस्ट मंथ्स आर बिटवीन दिसंबर एंड फेब्रवरी, यानी गर्मी में सबसे ज़्यादा गर्मी के महीने यहाँ पर कौन से होते हैं? दिसंबर एंड February. And areas of the southwest which get less rainfall have tall grasses with stunted trees. Rest of the region have short, hardy bushes scattered here and there. These grasslands are home to a great variety of animals like the elephants, leopards, rhinoceros, hippopotamus, giraffe, antelopes, buck, zebra, and elands. Crops do not flourish in the velds as they do in the North American prairies. जितनी ज़्यादा क्रॉप नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज अभी हमने पढ़ा था, जितनी ज़्यादा क्रॉप वहाँ पर ग्रो होती है इतनी वेल्ड्स में नहीं पाई जाती. Poor and thin soil, frequent droughts and limited water resources hamper crop cultivation. क्यों? क्योंकि यहाँ की सॉइल इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, पुअर एंड थिन सॉइल है. ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉट आती रहती है, रेनफॉल बहुत कम होती है, वाटर रिसोर्सेज बहुत कम है, इसी कारण यहाँ पर ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है, कल्टीवेशन है वो नहीं पॉसिबल. मेज कॉर्न इज द चीफ क्रॉप. यहाँ पर मेन क्रॉप कौन सी है? मेज, मेज, मक्का, कॉर्न. ठीक है. अदर फूड क्रॉप्स include wheat, barley, oats and potatoes. Tobacco, cotton and sugarcane are among the important commercial crops. Next is human activities. ह्यूमन एक्टिविटी, लोग क्या करते हैं? मोस्टली जो लोग हैं वो शिप रियर करते हैं. एंड पीपल कीप शिप मेनली फॉर वूल एंड हैव गिवन राइज टू द वूल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड. मोस्टली जो लोग हैं वो ऊन के लिए शिप को पालते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी वूल इंडस्ट्री भी हैं. यहाँ पर मैरिनो शिप है जो कि बहुत पॉपुलर स्पीसीज है, और उसकी वूल जो है वो बहुत गर्म होती है. डेयरी फार्मिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन. अब एनिमल रियरिंग होती है तो दूसरी ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ पर? डेयरी फार्मिंग. Cattle are reared in the warmer and wetter regions, and the dairy products like butter, cheese are produced for both domestic and commercial purposes. The world is rich in minerals, और world में मिनरल भी काफ़ी पाए जाते हैं. The high reserves of coal and iron has led to the growth of the iron and steel industries. कौन से मिनरल यहाँ पर पाए जाते हैं? कोल और आयरन, जिसके कारण यहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज बनाई गई है. South Africa also has rich deposit of precious mineral like gold and diamond. Gold is produced in Witwatersrand, that is the ridge of the White Waters, a mountain ridge which runs across the high veld. And Johannesburg is the gold capital of the world. And Kimberley is known for its diamond mines. Trade as diamond has helped the part of South Africa experience rapid development in a short period, and the region is well connected through transport and communication networks. Now let's recall the chapter. Prairies are found both in USA and Canada, from the Rocky Mountains to the Great Lakes. Most of the works in farms is done with the help of machinery. The northeastern part of Africa is grassland cold wealth.
South Africa has ideal conditions for animal grazing. And dairy farming is one of the most important occupation in the world. So this is the chapter bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.